नमस्कार प्यारे साथियों। आइए हम लोग जो है भूगोल में अगला पार्ट जो है वीडियो बनाने जा रहे हैं। उसमें तीसरा पार्ट है भारत का भूगोल, जिसमें हम भारत एक परिचय देख रहे हैं। तो भारत की जो ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं उसमें भारत एक परिचय में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसे राज्य हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम क्षेत्रफल के हिसाब जनसंख्या भी देख लेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग जो है एक एक कड़ी बाई कड़ी समझते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें रहेंगी। तो भारत का भूगोल हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें भारत का नक्शा आपको नज़र आ रहा होगा। भारत नक्शा यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा जो है यहाँ से हमारा 23.5 डिग्री ये अक्षांश है, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में हमारा अक्षांश है। अब हमें यहाँ पे बात करना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से मुझे देखना भारत के राज्य देखना, उसमें सारे नहीं देखेंगे लेकिन जो मेनली एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं वो देखेंगे और उसमें यूपी को भी देखेंगे। आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से किसके हिसाब देखेंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के राज्य। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर राज्य देखेंगे तो सबसे बड़ा उसमें राज्य मेरा राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान पहले नंबर पे। दूसरे नंबर मेरा आ जाएगा इसमें जो मध्य प्रदेश आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर मेरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा महाराष्ट्र। और चौथे नंबर को जो देखेंगे वो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। दूसरा मेरा मध्य प्रदेश है, तीसरा मेरा महाराष्ट्र है, चौथा मेरा यूपी है। यूपी से हमें कुछ और भी बातें समझना जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यूपी में कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। इसमें कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। ठीक, और इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे जनसंख्या अगर देखें तो भारत में एक ऐसा राज्य है जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या है, तो आपको ये भी ध्यान रखना सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? वो उत्तर प्रदेश की है। ठीक, लगभग 25 से 26 करोड़ जनसंख्या है यहाँ पे। 25 से 26 करोड़ जनसंख्या यहाँ पे है, वो आपको याद रखना है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको। इसके अलावा हम अगर देखें यहाँ पे हमने देखा 75 ज़िले हैं, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इसके इक्वल में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम ज़िले हैं। तो सबसे कम ज़िले वो किसके हैं? गोवा के हैं। किसके हैं? गोवा एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम ज़िले हैं। इसमें 2 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले इसमें हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करें जनसंख्या की, हमने बात करी यहाँ पे, तो सर्वाधिक जनसंख्या यूपी की है। और सबसे कम जनसंख्या अगर देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है? वो सिक्किम की है। किसकी है? सिक्किम की। सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। सर्वाधिक जनसंख्या कितनी? उत्तर प्रदेश की है। आइए हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में और भी जान सकते हैं, जो और क्वेश्चन आते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे 31 सीटें हैं। किसकी हैं? 31 सीट्स हैं राज्यसभा की। किसकी है? राज्यसभा की। तो राज्यसभा की यहाँ सीटें कितनी हैं? 31 हैं। और लोकसभा की अगर सीटें देखी जाए तो लोकसभा की सीटें कितनी यहाँ पे? 80 सीटें हैं। ठीक, 80 सीटें यहाँ पे लोकसभा की। राज्यसभा कितनी है? 31। लोकसभा कितनी है? 80। क्या उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है? जी बिल्कुल। देखिए अगर देखा जाए तो 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। वो कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए 6 अगर देखा जाए यहाँ पे विधान परिषद है यूपी में। बिल्कुल, यूपी में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधान परिषद। ठीक, तो अगर टोटल पूछा जाए भारत में कितनी विधान परिषद है? 6 हैं। उसमें कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, आपको याद रखना कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। ये आपको याद रखना 6। अब आपसे क्वेश्चन है कि बताइए आप ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पे संसद ने उनको दे दिया है कि वही राज्य खुद अपनी विधान परिषद बना सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए कौन कौन से ऐसे हैं जो राज्य जो खुद विधान परिषद अपनी बना सकते हैं, तो संसद ने उन्हें, है ना, अधिकार दे दिया है। तो ये बात हमको समझ में आई। दूसरी चीज़ हम एक और चीज़ समझते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो बहुत सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से टच होता है। तो उत्तर प्रदेश की अगर देखेंगे तो 8+1 आपको याद रखना है।
मतलब 8+1 बराबर 9, 9 राज्यों से सीमा टच करता है, जिसमें सामान्य राज्य कितने हैं 8, और एक जो राज्य है वो क्या है यूटी है। आप समझ रहे हैं यूनियन टेरिटरी, मतलब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जो सीमा टच कर रहा है किससे, उत्तर प्रदेश से। यहाँ पे सामान्य राज्य कितने हैं 8 राज्य हैं। अगर आप स्कूल एटलस देखेंगे, स्कूल एटलस उठाएंगे तो उसमें नज़र आएगा, आप उस पर स्टडी करेंगे तो 8 राज्य यहाँ पे हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसी 8 राज्यों में से अगर देखें तो इसमें एक सबसे कम सीमा किसकी टच होती है, सबसे कम, तो सबसे कम सीमा जो साझा कर रहा है वो कौन कर रहा है, हिमाचल प्रदेश। किससे, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से सबसे छोटी सीमा किसकी लग रही, हिमाचल प्रदेश। ठीक, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लग रही है किससे, उत्तर प्रदेश से। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो हमने क्या देखा, विधान परिषद, विधानसभा, विधानसभा देखा, विधान परिषद देखा, सीट देख ली 31 सीटें हैं राज्यसभा की, लोकसभा का 80 सीटें हैं, ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 25 से 26 करोड़, और सबसे कम जनसंख्या किसकी है, सिक्किम की है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन कौन कर रहा है, उत्तर प्रदेश कर रहा है। गेहूँ, चावल, है ना, इस तरीके से खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश टॉप पे है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे कंसेप्ट समझते हैं और देखते हैं पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, क्षेत्रफल को लेकर। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे राज्य हैं भारत के जो 3-3 देशों से सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम बता चुके हैं आपको, पिछले वीडियो आप देख लीजिए तो उसमें समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें रहेंगी। कंटेंट के साथ चीज़ें बात कर रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी अब एग्ज़ाम देने जा रहे हो, है ना, जो भी नियरेस्ट एग्ज़ाम है या एग्ज़ाम आने वाले हैं जिसमें फॉर्म अप्लाई करोगे आप, ठीक है ना, चाहे वो यूपी लेखपाल हो, चाहे यूपी पुलिस हो, ठीक है ना, चाहे आपका कोई बड़े एग्ज़ाम हो, उसमें भी हेल्प करेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं क्षेत्र, ऐसे 3 राज्य हम देखते हैं जो 3-3 देशों से सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक जो राज्य है सिक्किम, कौन सा है, सिक्किम। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है। किससे किससे कर रहा, एक तरफ चीन से कर रहा और एक तरफ किससे कर रहा, इधर साइड भूटान, इधर साइड नेपाल से कर रहा है। किससे कर रहा, नेपाल से कर रहा है। और इधर किससे कर रहा, भूटान से कर रहा, मतलब भूटान, नेपाल, चीन। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों सीमा टच कर रहा है। सिक्किम किससे कर रहा है, तो आपको याद रखना, सिक्किम चीन, भूटान और नेपाल, भूटान से सीमा साझा कर रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे हम आपको बताते चलते हैं, लिखते चलते हैं। तो सिक्किम, सिक्किम 3 देशों से सीमा साझा करता है, नेपाल, चीन और भूटान। ठीक, नेपाल, चीन, भूटान से साझा करता सीमा। दूसरा अगर देश देखें, यहाँ पे राज्य देखें, तो दूसरा राज्य मेरा यहाँ पे आ जाएगा बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश नहीं, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है मेरा, यहाँ पे मेरा पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है। तो पश्चिम बंगाल देखते हैं, पश्चिम बंगाल हमारा 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है। एक हमारा है बांग्लादेश, बांग्लादेश, और दूसरा मेरा आ जाएगा यहाँ पे भूटान, और तीसरा आ जाएगा मेरा नेपाल। तो पश्चिम बंगाल हमारा बांग्लादेश से भी सीमा टच कर रहा है, भूटान से भी कर रहा है और नेपाल से कर रहा है। ठीक, चाइना से नहीं कर रहा है, आपको ध्यान रखना, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तो पश्चिम बंगाल हमारा 3 देशों सीमा साझा कर रहा है। इसके अलावा मेरा एक और बचा हुआ है, ठीक है ना, जो यहाँ पे 3 देशों सीमा साझा कर रहा है। वो यहाँ पे अगर देखेंगे तो लद्दाख है। कौन सा है, लद्दाख। तो लद्दाख जो है ना 3 देशों सीमा साझा कर रहा है। पहला जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर 3 देशों सीमा साझा करता था, लेकिन ये 370-35 ये धारा हटा दी गई, तो ये 2019 में यूटी बना दिए गए दोनों। क्या बना दिए गए, यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो तीसरा हमारा कौन सा है, लद्दाख है। तो लद्दाख हमारा 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, एक तो चीन और दूसरा मेरा अफगानिस्तान और तीसरा मेरा कौन सा है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ भी मेरा सीमा साझा करता है। कौन सा, लद्दाख। लद्दाख यूटी हो चुका है, ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे
कुछ कंसेप्ट और समझना है। वो कंसेप्ट क्या समझना है, ये जो है आप देखते हैं ये जो क्षेत्र इधर दिख रहा आधा, मतलब ये जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा के नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो नीचे का हिस्सा दिख रहा है, इसको अगर देखें तो भौगोलिक तरीके से ये अलग होके आया दूर से, ठीक है ना। तो हमें एक कंसेप्ट समझना है, क्या समझना है, 3 कंसेप्ट मुझे समझना है। पहला कंसेप्ट मुझे समझना है भारतीय प्रायद्वीप समझना है, क्या समझना है, प्रायद्वीप। और दूसरा मुझे कंसेप्ट समझना है भारतीय उपमहाद्वीप। और तीसरा मुझे कंसेप्ट समझना है, वो समझना है दक्षिण एशिया, क्या समझना है, दक्षिण एशिया। 3 कंसेप्ट मुझे अगले समझना है। सबसे पहला समझना है कि यहाँ पे भारतीय प्रायद्वीप क्या होता है, और दूसरा मुझे कंसेप्ट समझना है यहाँ पे कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है, और तीसरा कंसेप्ट समझना मुझे क्या, दक्षिण एशिया। तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय प्रायद्वीप को समझते हैं। किसको समझते हैं, भारतीय प्रायद्वीप समझते हैं। देखिए ये जो आपको नीचे का हिस्सा दिख रहा है 23.5 से, कितना, 23.5 से, तो 23.5 डिग्री जो है ना ये अक्षांश है, इसके नीचे का जो पार्ट है इसे बोला गया क्या, प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप क्यों बोला गया, तो उसके लिए हमें एक चीज़ समझना होगा। यहाँ पे ये मेरा क्या है, बंगाल खाड़ी है, ये मेरी बंगाल खाड़ी है, ठीक है ना, इस तरीके से बंगाल खाड़ी है। इधर म्यांमार लगा हुआ, ये जो देश लगा हुआ नियर में वो म्यांमार लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा अंडमान निकोबार है, ठीक, अंडमान निकोबार वगैरह है। तो यहाँ पे जो मेरा ये दिख रहा है ये बंगाल खाड़ी है, क्या है, ये बंगाल खाड़ी है, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, श्रीलंका है, क्या है, श्रीलंका। कौन सा देश है, श्रीलंका, जो इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, ठीक, आर्थिक तंगी से गुजर रहा है श्रीलंका इस समय। बहुत ज़्यादा यहाँ महंगाई हो गई, क्योंकि मुद्रा की वैल्यू गिर चुकी, जो मुद्रा की लिक्विडिटी है वो गिर चुकी है, इसलिए यहाँ महंगाई चल रही है श्रीलंका की। यहाँ पे देखेंगे क्या है, ये मेरा अरब सागर है, मतलब हिंद महासागर का हिस्सा है, ठीक है ना, हिंद महासागर का हिस्सा है, उसे क्या कहते हैं, अरब सागर कहते हैं। तो मेरा हिंद महासागर वो नीचे ये पूरा चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया तक। इधर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है मेरा, यहाँ कहीं पे आपका ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे। तो ये मेरा हिंद महासागर है, क्या है, हिंद महासागर, ठीक। ये मेरा क्या है, अरब सागर है, अरब सागर। अब इस चीज़ को समझो, यहाँ पे मेरा बंगाल खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी, अरब सागर, और मेरा हिंद महासागर। अगर आप ग्लोब पे देखेंगे, अगर आप ग्लोब पे देखेंगे तो ग्लोब पे एक चीज़ समझ में आएगी, पृथ्वी है मेरी, तो पृथ्वी पे आपको दिखाई देंगे कि आज के 4.6 अरब वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। कब की बात कर रहा हूँ, 4.6 अरब वर्ष की पहले बात कर रहा हूँ। तो पृथ्वी का जन्म कब हुआ, 4.6 अरब वर्ष पहले। तब पृथ्वी हमारी जब टूट के आई थी, किससे, सूर्य से टूट के आई। तो जब पृथ्वी मेरी सूर्य से टूट के आई तब ये रक्त तप थी, क्या थी, एकदम अंगारा थी, एकदम आग का गोला थी। धीरे धीरे क्या हुआ, ये पहले गैसीय अवस्था में थी, पृथ्वी मेरी कैसी थी, पृथ्वी मेरी पहले गैसीय अवस्था में थी, फिर ये द्रव अवस्था में आई, फिर इसके बाद ये क्या इसमें आई, सॉलिड अवस्था में आई। पहले गैस अवस्था में थी, फिर इसके बाद द्रव अवस्था में आई, फिर इसके इसमें सॉलिड अवस्था में आई। तो ये प्रक्रिया जो चली है वो करोड़ों अरबों वर्ष चली है, तब जाके पृथ्वी है ना मेरी सॉलिड बनी है। तो यही चीज़ समझते हैं, हुआ क्या कि जो एक वैज्ञानिक थे वेगनर साहब, कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी, उन्होंने एक सिद्धांत दिया। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत अगर देखेंगे, पढ़ेंगे उसको, तो समझेंगे वेगनर साहब ने ये बताया था, दुनिया के पहले वैज्ञानिक जिन्होंने यहाँ पे डिप्थ थ्योरी के बारे में बताया, मतलब यहाँ पे जो हमारे महाद्वीप हैं वो किस तरीके से टूट रहे हैं, विखंडित हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो वेगनर साहब ने ये बताया था कि हमारा पूरा एक, अगर समझेंगे यहाँ पे हमारा एक ओवरव्यू समझ लीजिए। वेगनर साहब बताया कि जो हमारा एक महाद्वीप था, यहाँ पे कोई इस समय अगर देखें 7 महाद्वीप हैं तो एक ही महाद्वीप था, ठीक। तो वेगनर साहब ने बताया ये पूरा एक ही महाद्वीप था। किसने बताया, वेगनर साहब ने। तो वेगनर साहब ने बताया ये एक पूरा ही महाद्वीप था, और ये महाद्वीप जो था पहले जब पृथ्वी टूट के आई होगी तो ये गैसीय अवस्था में थी, फिर द्रव अवस्था हुई, ये मैं जनरली अलग से बात बता रहा हूँ, फिर इसके बाद ठोस अवस्था हुई। लेकिन वेगनर साहब ने बताया क्या कि जब पृथ्वी एक ही थी भाग, मतलब इसके भूखंड अगर देखेंगे तो आज 7 महाद्वीप इसके अंदर दिखाई देंगे। कितने दिखाई दे रहे हैं, 7 महाद्वीप इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। हम एक एक नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो 7 महाद्वीप यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। लेकिन पहले क्या था कि पूरा एक ही भूखंड हुआ करता था, ठीक है ना, क्या था, एक ही भूखंड था पूरा। और वेगनर साहब ने बताया कि करोड़ों वर्ष
लगभग जो है वर्षा हुई तो इसके आसपास पानी भर गया। ये पूरा मेरा क्या था, भूखंड था, मेरा एक जुड़ा हुआ भूखंड था। इस तरीके से भूखंड था इसके अंदर, अगर देखेंगे तो इस तरीके से ये मेरा भूखंड था, इस तरीके से मेरा ये भूखंड था। नीचे की तरफ इसका हिस्सा कम था, आज भी जो कम है। अगर हम पृथ्वी का अगर देखेंगे नक्शे को तो पृथ्वी हम ये चीज़ पाएंगे कि जो मेरी विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन है उसके ऊपर अगर देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो भूखंड सबसे अधिक है, और जबकि दक्षिण गोलार्ध देखेंगे भूखंड कम है यहाँ पे और वाटर बॉडी अधिक है, पानी यहाँ पे अधिक है, लेकिन भूखंड मेरा कम है। तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना प्रेशर, यहाँ का हवाओं का प्रेशर जो है ना वो अधिक रहेगा और यहाँ पे हवाओं का प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि ये समुद्र का है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा हवाओं का, यहाँ पे हवाओं का प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऊपर को जो भूखंड है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 7 महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं। कितने महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं? 7 महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं। तो 7 महाद्वीप जो ना होकर एक ही महाद्वीप हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? वेगनर साहब ने बताया एक ही महाद्वीप हुआ करते थे। जब एक ही महाद्वीप हमने ये बनाया एक महाद्वीप, तो ये एक महाद्वीप हुआ करता था, एक ही भूखंड था ये, ठीक है ना। बाद में ये टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, यही वेगनर साहब बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया जब करोड़ों वर्ष पानी वर्षा हुई तो इसके चारों तरफ क्या भर गया? पानी भर गया। यहाँ पे ये पानी भर गया, तो इसे इन्होंने नाम दिया था पैंथालासा। क्या नाम दिया था? पैंथालासा। इसे नाम क्या दिया गया? पैंथालासा। ठीक, वेगनर साहब ने क्या बताया? इसके चारों तरफ जो पानी भर गया भूखंड के, महाद्वीप के चारों तरफ, उससे क्या कहा इन्होंने? पैंथालासा कहा। और इसका नाम क्या रखा? पैंजिया नाम रखा। क्या नाम रखा? पैंजिया बोला इसका। जो भूखंड है तो उसे क्या कहा गया? पैंजिया कहा गया। अब क्या होगा? पैंथालासा और पैंजिया, धीरे धीरे पृथ्वी क्या हो रही? ठंडी हो रही है, वर्षा हो रही है, ठीक है, वायुमंडल बना, फिर वायुमंडल से यहाँ वर्षा होना स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से ये भूखंड क्या होगा? धीरे धीरे बीच में टूट जाएगा। क्या होगा? जैसे ये टूटेगा बीच से तो इसके अंदर पानी घुस जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। फिर इस तरीके से ऐसे टूटता जाएगा, ठीक। अब टूटेगा तो इस तरीके से इसमें पानी घुस जाएगा, इधर वाला पैंथालासा पानी इसमें घुस जाएगा, ठीक है ना। ऐसे पैंथालासा पानी घुसे तो जगह जगह से ये टूट जाएगा इस तरीके से। तो आप देखेंगे जगह जगह से टूटेगा तो इसके 7 खंड नज़र आ रहे हैं। कितने नज़र आ रहे हैं? यहाँ 7 खंड बड़े दिखा रहे हैं। वैसे द्वीपों सहित बहुत सारे खंड हैं इसके, लेकिन यहाँ पे 7 खंड बड़े दिख रहे हैं भूखंड। तो इसलिए ये मेरा जो है ना क्या बन जाएंगे? महाद्वीप बन जाएगा। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है ना, अंटार्कटिका, इसके बाद यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से 7 महाद्वीप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये वैज्ञानिक ने बताया कि ये मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, क्योंकि एक जो है ना एक फार्म है प्लास्टिक फार्म, तो प्लास्टिक फार्म के ऊपर ये मूव कर रहे हैं, सारी प्लेटें हैं। तो इन्हें क्या बताया? बाद में क्या हुआ? इस सिद्धांतों की जो महाद्वीपीय सिद्धांत था वेगनर साहब को, इसको जो है पुष्टिकरण किसने? वो हैरी हैसराप ने किया। एक वैज्ञानिक और हैं, बहुत ही महान वैज्ञानिक, जिन्होंने टेक्टोनिक थ्योरी दी है। तो टेक्टोनिक थ्योरी में उन्होंने बताया कि जो महाद्वीप जो मूव कर रहे हैं वो बिल्कुल वेगनर साहब के सही हैं। तो टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से हैरी हैस ने ये दिया कि ये चट्टानें सभी चट्टानें वो मूव कर रही हैं। कुछ चट्टानें एक दूसरी चट्टान से दूर जा रही हैं। क्या हो रहा? एक चट्टान दूसरी चट्टान से क्या हो रही? दूर जा रही हैं, ठीक है ना। और कुछ चट्टानें ऐसी हैं जो पास पास आ रही। क्या हो रही? कुछ चट्टानें क्या हो रही? जो पास पास आ रही हैं। आप देख रहे हैं इसमें डिप्ट दिखाई दे रहा। तो कुछ चट्टानें क्या हो रही? पास पास। ये चट्टानें टकराएंगी कभी ना कभी और ये चट्टानें दूर जा रही। तो आप इस चीज़ को देखेंगे, जैसे अगर आप एक और उदाहरण ले सकते हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप है, दिख रहा अफ्रीका महाद्वीप। तो इस यहाँ पे ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये मेडागास्कर है। तो अफ्रीका महाद्वीप से मेडागास्कर अलग दिख रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, ये जुड़ा था, पासिम था, आज ये दूर हो गया। इसी तरीके से इस है ना अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप है ना, जो बाद में यहाँ पे 2 खंड होंगे। यहाँ पे जो मेरा क्या होंगे? 2 खंड हो जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे 7 खंड दिखाए, लेकिन यहाँ पे जब 2 खंड होंगे इस तरीके से, तो इसका नाम फिर 2 खंड जब पानी घुस जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा गोंडवाना लैंड। क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड फिर टूटेगा, अंगारा लैंड फिर टूटेगा। तो अंगारा लैंड का ही नाम यहाँ पे एक नाम रखा गया यूरेशिया। क्या नाम रखा गया? एक नाम क्या है इसका? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया। तो आप देखेंगे यूराल पर्वत जो है ना, यूराल पर्वत और कैप्सियन सागर दोनों जो है ना भौगोलिक तरीके से अलग कर रहे हैं, ठीक है ना। भौगोलिक तरीके से क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं किसको? यूरोप और प्लस एशिया को। किसके माध्यम से?
आप देखेंगे यूराल पर्वत और कैप्सिन सागर झील है, कैप्सिन सागर झील है, सागर नहीं है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, यूरोप प्लस एशिया अलग कर रहे हैं भौगोलिक तरीके से। तो यही चीज़ मुझे समझना है। यहाँ पे जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड का नाम क्या है, एक यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया बराबर यूरेशिया। और ये मेरा गोंडवाना लैंड है। अब ये भी टूटेगा तो इसमें ऑस्ट्रेलिया नज़र आएगा आपको, इसी में साउथ अमेरिका नज़र आएगा। आप नीचे वाले देखेंगे जो मेरा गोंडवाना लैंड टूटेगा तो गोंडवाना लैंड से मेरा क्या क्या बनेगा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका। और जबकि अगर देखेंगे जो मेरा अंगारा लैंड है तो अंगारा लैंड में मेरा नॉर्थ अमेरिका दिखेगा, इसके बाद ग्रीनलैंड भी दिखेगा, इसके बाद आपका एशिया भी दिखेगा, ठीक है ना। तो ये सारे जो है ना आपको दिखाई देंगे वो किसके हैं, अंगारा लैंड के। तो ये बात आपको समझ में आई कि अंगारा लैंड क्या है और गोंडवाना लैंड क्या है। अंगारा लैंड मतलब जिसमें आप देखेंगे जो उत्तरी गोलार्ध के जो भूखंड हैं वो अंगारा लैंड के हैं, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध के जो भूखंड दिखाई दे रहे हैं वो किसके हैं, गोंडवाना लैंड के हैं। तो वही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि जो मेरा भारत है ना हिस्सा, वो एक तरीके से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, तो इस तरीके से मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक, ये बात समझ में आई होगी आपको। यहाँ पे फिर से मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि प्रायद्वीप समझा रहा हूँ मैं अभी आपको, ठीक है ना। मेरा मकसद क्या है कि आपको प्रायद्वीप समझ में आ जाए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे गोंडवाना लैंड का पार्ट अफ्रीका है, तो अफ्रीका जो है ना मेरा, ये मेरा अफ्रीका है इस तरीके से, ठीक है ना। तो भारत मेरा माना जाता है कि यहाँ से टूट गया, कहाँ से टूट गया, तो ये हिस्सा टूट गया और टूट के शिफ्ट होगा जाके कहाँ, ये अंगारा लैंड में अटैच हुआ जाके, किसमें टकराया जाके, अंगारा लैंड में। आज भी टकरा रहा है, आज भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बता रही, आज भी टकरा रहा, बराबर टकरा रहा। ये इतने स्लो चल रहा है कि आप इसको हम काउंट नहीं कर सकते, मशीनें ही बता सकती कि कितने स्लो मूव कर रहा है। तो ये मेरा क्या है, भारत का हिस्सा है, यहाँ से टूट गया। तो आज जो दिख रहा है वो यहाँ से माना जाता है, कहाँ से माना जाता है, जो वैज्ञानिक बता रहे हैं वो कहते हैं 23.5 के नीचे। वैसे अगर देखा जाए तो 22 के बाद ही इसका हिस्सा शुरू होता है, किसका, प्रायद्वीप का। अब समझते हैं प्रायद्वीप, अब इस चीज़ समझ में आई प्रायद्वीप से क्यों बोला गया, क्योंकि ये हिस्सा किसका है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, भारत हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इतना जो हिस्सा है मेरा वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो ये गोंडवाना लैंड आप याद रखना, इतना हिस्सा। अब इसको एक नाम दिया गया प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जब कोई भूखंड तीन ओर से, किधर से, तीन ओर से पानी से घिरा हो, कितनी ओर से, तीन ओर से, तो उसे कहा जाता है क्या, प्रायद्वीप या पेनिनसुला, पेनिनसुलर इंग्लिश कहते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ समझ गए होंगे, जब तीन ओर से कोई भूखंड गिरा होगा तो उसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। ओके, अब दूसरी चीज़ समझते हैं यहाँ पे, अगर ये खाड़ी क्या होती है, इसी के पैरेलल में एक उल्टा जस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा, इस तरीके से उल्टा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। खाड़ी क्या होती है, जब कोई वाटर बॉडी तीन ओर से पानी से घिरी हो, कोई जलधारा, कोई जलराशि, कोई बड़ी जलराशि जब तीन ओर से भूखंड से घिरी हो तो उसे क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं, खाड़ी। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ मुझे और समझना, तो प्रायद्वीप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। प्रायद्वीप और खाड़ी समझ में आया, अभी इस पर फिर डिस्कस करेंगे। तो इस प्रायद्वीप को थोड़ा और हम समझ लेते हैं कि प्रायद्वीप, इसके नाम भी अलग अलग, इसके भूखंड के किनारे जो है ना इससे, वो अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं। आइए हम लोग समझते हैं इसको भी, प्रायद्वीप को थोड़ा और समझते हैं, फिर इसके बाद हम लोग और भी बातें करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो मेरा प्रायद्वीप है, इसको भी भौगोलिक तरीके से कई अलग अलग इसके पार्टों को नाम दिए गए हैं। जैसे अगर यहाँ से देखें, ये वाला हिस्सा, भाई प्रायद्वीप समझ रहे हैं, भारत का प्रायद्वीप, तो उसको और डिटेल में समझते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा है उसे बोलते हैं सौराष्ट्र तट। क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र तट बोलते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी मैच होता है सौराष्ट्र, है ना, उत्तर प्रदेश साथ, तो सौराष्ट्र ये तट बोला जाता है। कौन सा ये तट है, ये सौराष्ट्र तट है। कौन सा तट है, ये सौराष्ट्र तट है, या इसे एक नाम से और जानते हैं सौराष्ट्र तट, और या इसे हम एक नाम से जानते हैं, वो क्या है, वो कहते हैं काठियावाड़ तट। कौन सा कहते हैं, काठियावाड़ तट। ठीक, काठियावाड़ तट। तो ये हमारा जो गुजरात है ना,
ये वाला हिस्सा, इसे सौराष्ट्र तट बोला जाता है। इसके नीचे उतरेंगे यहाँ पे तो देखें गुजरात, गुजरात वत महाराष्ट्र लगा हुआ है, तो महाराष्ट्र लगा हुआ है, यहाँ से इतना हिस्सा, ये मेरा जो हिस्सा है उसे बोलते हैं कोकण तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकण तट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? कोकण तट बोलते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 760 किलोमीटर है। कोकण तट की लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। ठीक, कहाँ से? रोहा से मंगलौर अगर देखेंगे तो ये कोकण तट है। फिर इसके बाद कर्नाटक वाले क्षेत्र में आ जाएंगे तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में इसका नाम अलग बोला जाएगा, उसे कहेंगे कन्नड़ तट। कहेंगे, क्या कहेंगे? कन्नड़ तट, ठीक है ना। कन्नड़ भाषा का यूज़ कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। तो ये कन्नड़ तट हो गया। इसके बाद ये हिस्सा जो बचा हुआ इसे मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? केरल वाले क्षेत्र में आएंगे, ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में, ये आपका जो है महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र का क्षेत्र इसमें आ जाएगा। इसमें मेरा आ जाएगा कौन सा? कर्नाटक क्षेत्र। इसमें आ जाएगा मेरा केरल का क्षेत्र। तो इसे कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं? मालाबार तट। ठीक, ये वही मालाबार तट है जो इतिहास में भी इसका जिक्र है। ठीक, यहाँ पे जो वास्को डी गामा आया था, कौन आया था? वास्को डी गामा। तो सबसे पहले वो केरल तट पे गया था, ठीक है ना। तो केरल तट से वो पहले सबसे पहले पहुंचा, तो वही मालाबार तट है। तो मेरे मालाबार तट केरल में आ जाएगा। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये मेरी श्रीलंका है, आपको याद रखना श्रीलंका, अभी इस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर देखेंगे तो ये इतना क्षेत्र है जो यहाँ से यहाँ तक, तो इधर कितने हो गए? 5। इसमें ध्यान दे भी रखना 5 राज्य हैं, पिछले हम वीडियो में बता चुके हैं। 5 राज्य इधर हैं और 4 राज्य इधर आ जाएंगे। तो इनको तटों के हिसाब से डिवाइड किया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है तो इसको नाम दिया गया है क्या? कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ठीक, कोरोमंडल तट। और इसके बाद अगर देखेंगे जो हमारा आंध्र प्रदेश का इलाका है, कौन सा इलाका? आंध्र प्रदेश चला जाएगा। तो यहाँ से इतना हिस्सा मेरा क्या है? कोरोमंडल तट बोला जाता है। भौगोलिक तरीके से इसके नाम भी हैं कोरोमंडल तट। इसके बाद अगर देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा कौन सा है? आंध्र प्रदेश का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे कहेंगे उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट। ठीक, उत्तरी सरकार एक क्षेत्र हुआ करता था। जब निजाम मराठाओं को आप जानेंगे तो वहाँ पे उत्तरी सरकार, यहाँ पे क्या था? एक क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है ना। तो इसको एक नाम और बोला जाता है, इसे कडप्पा तट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कडप्पा तट भी बोलते हैं। एक्चुअली कडप्पा का मतलब होता है कि, कडप्पा वो नहीं, मूवी वाला नहीं है कडप्पा, ये कडप्पा का मतलब होता है कोयला। क्या होता है? कडप्पा मीन्स कोयला होता है इसका। ठीक, आप ध्यान दें, क्योंकि ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत सारा कोयला भी निकलता है। आंध्र के क्षेत्र में, झारखंड का क्षेत्र है, तो यहाँ कोयले का बहुत सारा भंडार है। ठीक ठीक, गोंडवाना लैंड की यहाँ खान है। क्या बोला जाता है? गोंडवाना लैंड की खान, यहाँ कोयले का भंडार है। तो वो काफ़ी लंबा गोंडवाना लैंड फैला हुआ ऊपर से नीचे तक। तो कडप्पा तट है। कडप्पा मीन्स क्या होता है? कोयला होता है। उत्तरी सरकार तट। ठीक, इसके बाद ऊपर देखेंगे जो उड़ीसा वाला इलाका, कौन सा है? उड़ीसा का क्षेत्र है जो, तो उड़ीसा वाला ये है, तो उसे कहा जाता है, ये जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है उत्कल तट। क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कल तट बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या क्या बताया। इधर 5 राज्य हैं, इधर आएंगे, इधर 4 राज्य हो जाएंगे। तो ये जो मेरा क्षेत्र है पूरा मिला के इसे हम कह देते हैं, देखिए हमने इसको क्या कहा? सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट, कोकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। इस पूरे को हम लोग एक भाषा में बोल देते हैं मालाबार तट। क्या बोल देते हैं? मालाबार तट। ठीक, और इसको पूरा मिला के क्या बोल देते हैं हम? कोरोमंडल तट। ठीक, तो कोरोमंडल तट और मालाबार तट, भौगोलिक रूप से इनको नाम अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ की भू संरचना के अकॉर्डिंग इनको नाम रखे गए हैं, कुछ ना कुछ इतिहास से जुड़ा हुआ है तो इनके नाम रखे गए हैं। ठीक है ना। जब हम पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पढ़ेंगे तो उसको और भी हम डिटेल में समझेंगे कि दोनों कहाँ मिल रहे हैं, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट। अभी हम जो देख रहे हैं वो इससे पश्चिमी जो घाट है उनको कई तटों में डिवाइड किया गया, पूर्वी घाट है उसको कई तटों में डिवाइड किया गया है। तो इस चीज़ को हम समझ रहे हैं कि ये मेरा प्रायद्वीप क्या है। तो प्रायद्वीप आपको समझ में आ रहा होगा प्रायद्वीप क्या है, क्योंकि इस पानी से लगे हुए जो जल से लगे हुए क्षेत्र हैं उन्हें यहाँ पे किन किन नामों से जाना जाता है, तटीय क्षेत्र हैं, तो उनको समझ लिया हमने। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं।
अगला मुझे कंसेप्ट यहाँ समझना है, वो क्या समझना है, इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए ये मेरा जो ना, हमें अगला कंसेप्ट क्या समझता है, भारतीय उपमहाद्वीप समझना है। क्या समझना, भारतीय उपमहाद्वीप। हमें भारतीय प्रायद्वीप समझ में आ गया, अब मुझे क्या समझना, भारतीय उपमहाद्वीप समझना। इंडिया सब कॉन्टिनेंटल, इंडिया क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल, तो इसको भारतीय उपमहाद्वीप को समझना मुझे, ठीक, सब कॉन्टिनेंट समझना। आपने सीधा सीधा पढ़ा होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है ना, इसके चारों तरफ छोटे छोटे देश हैं या एक बड़ा देश है भारत। चलिए हम उसी को थोड़ा क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे भारतीय को, तो ये हमारा क्या है, ये गल्फ ऑफ खम्पात है। इसे क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ खम्पात। या इसे कहते हैं हम खम्पात की खाड़ी भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या हम, बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं, बंगाल खाड़ी। खाड़ी आप समझ गए, हमने क्या बताया, खाड़ी वही होता है एक वो पानी का क्षेत्र, एक वो जलराशि जो तीन तरफ से भूखंड से गिरी हो, उसे क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। बट इसे यहाँ पे हम इंग्लिश में गल्फ ऑफ खम्पात कहते हैं, या इसे हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ खम्पात। तो गल्फ क्यों कहा गया और इसे बे क्यों कहा गया, डिफरेंट क्या है गल्फ और बे में, तो आप समझो इस पे। देखो बंगाल की जो खाड़ी है, वो बंगाल खाड़ी से बे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो खाड़ी है ना, इसमें कई सारी, जैसे इरावदी नदी अगर देखें इधर से, बहुत सारी नदियाँ है ना, हिमालय नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ क्या आ रही हैं, बहुत सारी मिट्टी लेके आ रही हैं, बहुत सारा क्या अवसाद लेके आ रही हैं, वो इसमें डाल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं पट रहा है, बंगाल खाड़ी क्या पट रही है एक तरीके से, तर रही है एक तरीके से, क्योंकि इसमें लेयर के ऊपर लेयर, मिट्टी की लेयर बनती जा रही है, जिससे धीरे धीरे इसका अगर देखें समुद्र के अंदर, तो इसका एरिया उठ रहा है ऊपर की तरफ, इसका भाग उठ रहा है ऊपर की तरफ। जबकि आप देखेंगे गल्फ का मतलब क्या होता है, कि गल्फ का मतलब होता है उस एरिया को और गहरा होना, उस एरिया को क्या और गहरा होना। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे ताप्ती, नर्मदा, माही, ताप्ती, साबरमती, चार नदियाँ हैं जो उल्टी बहती हैं, ठीक है ना, जिसमें सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। तो ये नदियाँ क्या करती हैं, यहाँ पानी ऊंचाई से डालती हैं। जब पानी ऊंचाई से गिरेगा तो वहाँ का नीचे का जो हिस्सा होगा मिट्टी का, चट्टानें वो कट कट के क्या दूर चली जाएंगी, तो यहाँ गहराई बढ़ रही है, इसलिए गल्फ कहा गया। और बे इसलिए कहा गया, ठीक है ना, खाड़ी इसलिए कहा गया। यहाँ पे बे का मतलब इंग्लिश में इसलिए मैंने लिखा कि वो धीरे धीरे क्या हो रहा, पट रही हैं, बहुत सारी नदियाँ मिट्टी ढो ढो के ला रही हैं, इसमें अवसाद कर रही हैं। अगर देखें, अगर सुंदरवन डेल्टा देखें तो धीरे धीरे यहाँ से मिट्टी का बहुत सारा क्षेत्र है ना, क्या हो रहा है, जमा हो रहा है मिट्टी बहुत सारी। तो ये चीज़, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी समझो, यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे हमारी मन्नार खाड़ी है, कौन सी, यहाँ पे हमारी कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। कौन सी है, मन्नार की खाड़ी, ठीक। और यहाँ पे मेरा पाक जलसंध है, कौन सी जलसंध है, तो जलसंधियों का काम क्या होता है, जलसंधियों का काम होता है कि दो वाटर बॉडी जुड़ना और दो भूखंडों का क्या होना, आपस में जुड़ना, अलग होना, सॉरी, ठीक है ना, दो भूखंडों का अलग होना और दो वाटर बॉडी जुड़ना आपस में। तो यहाँ पे मेरी कौन सी है, पाक की जलसंधि, कौन सी, पाक जलसंधि है, पाक जलसंधि। दो भूखंड हमारे क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, और दो जलवाडी हमारी क्या हो रही हैं, वाटर बॉडी हमारी जुड़ रही हैं, तो इसे पाक जलसंधि कहा गया, ठीक। मन्नार खाड़ी, इतनी बात समझे। तो हमने यहाँ पे देखा क्या, खम्पात खाड़ी और इधर बंगाल खाड़ी। तो खम्पात क्यों बोला जाता है उसको हमने समझा। इसी में हम भारतीय उपमहाद्वीप समझते हैं कि यहाँ से हम देखा तो यहीं से मेरी सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे भारतीय उपमहाद्वीप समझना, क्या समझना। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है हमारे जो है एक जुड़ा हुआ देश है, कौन सा, श्रीलंका। तो हमें समझना क्या, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब होता है कि बहुत सारे देश, छोटे छोटे देश, वो भारत से कहीं ना कहीं है ना संलग्न हो, ठीक है ना, क्या हो, संलग्न हो, जुड़े हुए हो, ठीक है ना। तो उनको मिलाकर यहाँ पे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहा गया है। इसमें 7 देश हैं, अगर देखा जाए कितने देश हैं, 7 देश हैं। 7 देश अगर देखे जाए तो उस 7 देशों में सबसे बड़ा देश मेरा कौन सा है, भारत है, इसीलिए उसको कहा गया भारतीय उपमहाद्वीप। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। तो भारतीय महाद्वीप में सबसे पहले अगर देखेंगे तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, यहाँ म्यांमार नहीं है, बांग्लादेश, ठीक। 1 2 3 4 5 6
और एक मेरा बच्चा कौन सा है यहाँ पे, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और एक मेरा कौन सा बच्चा है यहाँ पे, नेपाल, भूटान, ठीक, और मालदीव, और एक कौन सा बच्चा है, तो यहाँ पे 7 देश आ जाएंगे, एक दिमाग से उतर रहा है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक। म्यांमार इसमें नहीं है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे एक देश अगर जोड़ देंगे, अफगानिस्तान, रिकॉल नहीं हो रहा है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक है ना, इसके बाद मेरा मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक। तो यहाँ पे अगर अफगानिस्तान को ऐड कर देंगे तो दक्षिण एशिया के देश बन जाएंगे, जिसे हम कहते हैं सार्क। क्या कहते हैं, सार्क कहते हैं। मतलब सार्क मीन साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क देश में कितने देश हैं, 8 देश हैं। कितने देश हैं, 8 देश हैं। कितने देश हैं, 8 देश यहाँ पे हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, एक मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है ना, और अफगानिस्तान, ठीक। तो ये कुल मिला के हमारे कितने हैं, 8 देश हैं इसमें, ठीक है ना, 8 देश हैं। तो 8 देशों में आपको याद रखना है। हाँ बेटे, इसमें भारत भी है, तभी हम दिमाग मेरा नहीं चल पा रहा था, यहाँ पे रिकॉल नहीं कर पा रहे। इसमें भारत भी मेरा देश है। कौन सा, भारत। तो ये टोटल मिला के कितने हैं, कोई 7, ठीक है ना। इसमें भारत हम काउंट नहीं कर रहे थे, तो इसमें भारत भी है। तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ठीक है ना, 7 देश है। इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। आइए समझते हैं हम लोग। अफगानिस्तान इसमें ऐड कर देंगे तो 8 देशों में सार्क देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्क देश। तो इसे कहा जाएगा दक्षिण एशिया। क्या कहा जाएगा, दक्षिण एशिया कहलाएगा। जब सार्क देश में 8 देश है, उसमें अफगानिस्तान अलग से मिलाएंगे, तभी हमारा सार्क देश कहलाएगा। ओके, ये बात समझ ली हमने। आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे, क्योंकि हम समुद्र में कुछ सीमाओं को लेकर देखेंगे। क्योंकि अभी तक हमने समझा है कि भारत यहीं तक सीमित है। कहाँ तक सीमित है, भारत यहीं तक सीमित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत है ना जो, वो 200 नाटिकल तक है। कितने तक सीमित इसकी सीमा, 200 नाटिकल तक। अगर देखेंगे तो एक सबसे पहला अगर देखेंगे तो ये प्रादेशिक सीमा होती है। ये वाली जो सीमा होती है, ठीक है ना, प्रादेशिक सीमा होती है। यहाँ जल होगा, ये आंतरिक जल होगा। इसे हम आधार रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार रेखा भी कहते हैं। या इसे हम कह सकते हैं क्या, प्रादेशिक सीमा। क्या कह सकते हैं, प्रादेशिक सीमा होती जो मेरी 0 नाटिकल तक होगी। कितनी होगी, 0 नाटिकल तक। जो 0 नाटिकल तक है वो मेरी क्या है, प्रादेशिक सीमा है, या फिर आधार रेखा कहते हैं। और इसके बाद 0 से 12 नाटिकल, कितना, 12 नाटिकल, ठीक है ना। तो ये मेरा 0 से 12 नाटिकल, ये प्रादेशिक सीमा हो गई। और इसके आगे जो बढ़ेंगे 12 से 24 नाटिकल के बीच, कितना, 12 से 24 नाटिकल, तो इसे हम संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र। यहाँ पे कुछ कानूनी राइट होंगे, इसके बाद पर्यावरण संबंधित चीज़ें होंगी कानूनी कुछ, तो उनका भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 24 से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 24 से 200 नाटिकल तक, कितना, 200 नाटिकल तक। तो 200 नाटिकल ये जो मेरा रहेगा 24 से 200 नाटिकल तक, ठीक। तो इस क्षेत्र को हम, ये जो क्षेत्र होगा 24 से 200 नाटिकल बीच में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संसाधन, रिसर्च वगैरह चीज़ें कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन को दोहन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा 200 नाटिकल तक रहेगा। और इसके बाद उच्च सागर स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हम 200 नाटिकल तक यहाँ पे हस्तक्षेप कर सकते हैं सागर के अंदर, इसके बाहर उल्लंघन होगा। तो इसके लिए कानून बनाया गया था। इसके लिए कानून बना था कब, 1982 में कानून बना था, जिसका नाम है अनक्लॉज। क्या है, अनक्लॉज है। मतलब इसका हो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। तो एक कानून बना कब, 1982 में। और ये कानून 1994 में लागू हो गया,
ठीक है ना। वर्ल्ड लेवल पे कानून है कौन सा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, जो 1982 में बना और ये लागू कब हुआ, 1994 में। तो यहाँ पे आपने देखा है ना, ये आधार रेखा है या प्रादेशिक सीमा कहते हैं, और इसके बाद जो रहेगी वो संलग्न क्षेत्र रहेगा 12 से 24 नाटिकल, और 200 नाटिकल तक हम प्राकृतिक संसाधन रिसर्च वगैरह चीज़ें देख सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो नाटिकल होता है, आपके समझ नहीं आ रहा हो कि नाटिकल होता क्या है। एक नाटिकल बराबर जो होता है, एक नाटिकल जो दूरी होती है, एक नाटिकल बराबर दूरी होती है वो 1.852 किलोमीटर होता है। अर्थात हम शॉर्ट में कह सकते हैं 1.8 किलोमीटर, ठीक है ना। ये नॉटिकल होता है मेरा, क्या होता है, नॉटिकल, समुद्री जो मील होता है, ठीक है ना, उसे हम नॉटिकल कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक यू।